अब ऐसा तो है नहीं कि 4 से 5 महीने में तबीयत खराब नहीं होगा। सबका खांसी, मतलब ऐसा बोलते हैं ना कि दूसरे का खांसी, मतलब अपना खांसी कोरोना खांसी है और दूसरे का खांसी कोरोना। नहीं, अपना भरोसा रहता है ना कि घर से बाहर निकले नहीं है तो कोरोना कैसे होगा। देखो लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा था उसमें 3-4 फॉर्मूला था जो हम लोग याद रखेंगे हर समय। जैसे सबसे पहले जो फॉर्मूला आया था वो आया था एक्सीलरेशन इन ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं एक्सीलरेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वो कितना आता है माइनस ई अपॉन में, मतलब माइनस ई इंटू ई। ई का मतलब इलेक्ट्रॉन, कैपिटल ई का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, एम का मतलब मास होता है, और ये होता है एक्सीलरेशन। ठीक है, ये किसी भी चार्ज पार्टिकल का इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सीलरेशन होता है। क्योंकि हमें पता है कि एक्सीलरेशन को हम कैसे लिखते हैं, मतलब जैसे इसका बताया था पहले एम ए इक्वल्स टू क्या होता है क्यू इंटू ई। यहाँ से आ जाता है एक्सीलरेशन इक्वल्स टू क्यू ई अपॉन एम, और क्यू इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का वैल्यू पुट करें। ये तो एक्सीलरेशन का बात हो गया। दूसरा बात करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, होता है माइनस ई इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन में एम। इक्वल्स टू यू जीरो होता है और साथ में आता है टाउ, जहाँ पे टाउ होता है रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, वीडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है। इसका डायरेक्शन हम बता सकते हैं इन द पोजीशन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, या फिर फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है। और एक्सीलरेशन का डायरेक्शन हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में एक्सीलरेशन का डायरेक्शन होगा फॉर इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज है। ये ध्यान रखना है कि ये जो माइनस चार्ज आ रहा है, दिस माइनस चार्ज इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के कारण से माइनस चार्ज आ रहा है। अगर पॉजिटिव चार्ज कहीं पे होता तो हम प्लस लेते, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ही फ्लो होता है तो हम वीडी में माइनस ई लिखते हैं। माइनस साइन इज डिनोटिंग चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रिक फील्ड और ड्रिफ्ट वेलोसिटी कुछ ऐसा होता है। हम यहाँ से भी समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा। क्यों ऐसा? जैसे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड आई कैप है तो आई कैप इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस आई कैप, मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी माइनस आई कैप डायरेक्शन में। तो हम इस फॉर्मूले से ये बोल सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज जस्ट अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये हम बोल सकते हैं। अब देखो इसमें थर्ड फॉर्मूला क्या है, ये तो एक्सीलरेशन का हो गया। दूसरा फॉर्मूला होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। तीसरा हम लोगों ने डिराइव किया था करंट का फॉर्मूला। करंट का फॉर्मूला होता है एन ई ए वी डी। एन ई ए, हाँ तो लाइट कट गया था इसलिए। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी माइनस ई इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन एम इंटू टाउ होता है। अब हम बात करते हैं करंट का। करंट होता है एन ई ए वी डी। ठीक है, करंट का होता है एन का मतलब ध्यान रखना है स्मॉल एन, अभी से याद रखना है कि थर्ड चैप्टर में, देखो हर एक समय का नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ थर्ड चैप्टर में, मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो स्मॉल एन होता है, दिस एन स्मॉल एन इज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। क्या होता है ये? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है, बाकी सारा चीज हमें पता होता है। स्मॉल एन का मतलब बोल रहा हूँ, स्मॉल एन इज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। कौन से चैप्टर में? चैप्टर थर्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि बाद में फिर से कुछ हम अलग पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स, उसमें स्मॉल एन का मतलब अलग होता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहाँ पे इस चैप्टर में स्मॉल एन का मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है, और जिसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। अभी इस पे क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। ई का मतलब होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ई इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ई का मतलब होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसमें ए होता है एरिया। ए का मतलब होता है एरिया वेट, एरिया हम बोलते हैं। और वीडी का मतलब पता है, ये ध्यान रखना है, वीडी मतलब डी जो है वो सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, मतलब वी के नीचे डी लिखा हुआ है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम वीडी से डिनोट करते हैं, तो ये पता ही है हमें। तो करंट का हो गया, करंट डेंसिटी होता है J इक्वल्स टू आई अपॉन ए, या फिर हम देखो आई का फॉर्मूला होता है एन ई ए वी डी, और उसको ए से डिवाइड दे देंगे तो एन ई वी डी करंट डेंसिटी का ये होता है फॉर्मूला। इसमें भी ध्यान रखना है, कोई कंफ्यूज ना हो। यहाँ पे देखो
करंट डेंसिटी का मैं बताया था कि करंट डेंसिटी का जो डायरेक्शन होता है, इसका डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में होता है उधर ही होता है। इसको मैं फिगर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। जैसे ये मान लो एक कंडक्टर है और इसके अक्रॉस में हम एक बैटरी को लगा, बैटरी का वोल्टेज मान लेते हैं V है। इस कंडक्टर में अगर हम करंट का बात करें, करंट विल फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। करंट होगा, करंट के ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, करंट के ही डायरेक्शन में करंट डेंसिटी होता है, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में होता है उसी डायरेक्शन में करंट डेंसिटी होता है। बस इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, अपोजिट टू द फ्लो ऑफ ऑल दिस क्वांटिटी J, E और I, इनके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। ठीक है, तो यहां से देखो ये सारा पार्ट आ गया हमारा। अब इसके लिए हम क्या करने वाले होंगे कि ये सारे पार्ट से हम यहां से भी देख सकते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमें पता है, जिस इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसके जस्ट अपोजिट में होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये अपोजिट और इसका एक माइनस चार्ज दोनों मिलके इसको फिर से उसी डायरेक्शन में कर देगा जिस डायरेक्शन में करंट या इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये ध्यान रखना है। ये तो पुराना बात हो गया सारा, एक्सीलरेशन हो गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गया, करंट हो गया, करंट डेंसिटी हो गया। अब इसके आगे हम लोग को पढ़ना है, इसमें वो है अब इसमें हम लोग को इसके आगे जो पढ़ना है वो है मोबिलिटी। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग लिख सकते हैं मोबिलिटी। यहां तक मैं पहले बता दिया था, इससे आगे हम लोग को मोबिलिटी पढ़ना है। मोबिलिटी क्या होता है समझते हैं। मोबिलिटी कहने का मतलब होता है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को इलेक्ट्रिक फील्ड से जब हम डिवाइड करते हैं, मतलब रेशियो जो होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज मोबिलिटी। मोबिलिटी कहने का मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी को इलेक्ट्रिक फील्ड से डिवाइड है। अब देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का अगर हम फॉर्मूला देखें तो dt इक्वल्स टू क्या आएगा, और ये मॉड लगा मतलब मॉडुलस मतलब सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड का हम बात कर रहे होंगे। तो क्या होता है मैग्नीट्यूड ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, E इंटू ई अपॉन एम इंटू टाउ, और डिवाइड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो मोबिलिटी को हम म्यू से लिखते हैं, म्यू होता है मोबिलिटी। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड कट जाएगा, ई टाउ अपॉन एम हो जाता है मोबिलिटी। तो ये फॉर्मूला हम याद रखें मोबिलिटी। अब से कहाँ लेट हो जाते हो? एक मिनट वेट करें, एक मिनट वेट करें सभी लोग। चलो सभी लोग लिख लें। अभी टेस्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं, बस मोबिलिटी लिख लो सभी लोग, क्योंकि ये लास्ट टॉपिक से रिलेटेड था, इसलिए मोबिलिटी सभी लोग लिख लें। हाँ, इसका डेफिनेशन लिख लें सभी कोई। इट इज द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। इट इज द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये पार्ट जो आज और लास्ट क्लास में बताया था, जिसका रिकैप आज कराया हूं, ये एक अलग सा टॉपिक है जिससे बहुत रेयर में क्वेश्चन पूछा गया है। बट इससे जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो इनका फॉर्मूला हमें अच्छे से याद रखना है, क्योंकि ग्राफिकल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। अब देखो यहाँ से सभी लोग देखें, मोबिलिटी किस पे डिपेंड कर रहा है? रिलैक्सेशन टाइम पे। कैसे? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मास ऑलवेज कांस्टेंट होता है, तो मोबिलिटी किस पे डिपेंड करता है? टाउ, रिलैक्सेशन टाइम पे, जो मैक्सिमम केस में फिक्स भी होता है, कभी कभी डिफरेंट होता है। तो वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। जैसे मोबिलिटी अभी दिख रहा है या प्रॉब्लम है? एक मिनट, अभी ठीक है। चलो अब देखो, इसमें ये सारा फॉर्मूला हमें याद रखना है। तो जो टेस्ट का बात हो रहा था, टेस्ट में ध्यान रखें
जो पेपर था बहुत इजी था तुम लोगों सिलेबस से, ठीक है। क्लास 10th में एक वीक पहले मैं यही पेपर लिया था और तुम लोग का भी यही लेने वाला था, इसलिए ही ऐसा पेपर बनाया था कि दोनों लोग का हो सके। उनमें जो सबसे ज्यादा आया 33 मार्क्स आया और जो 25 के आसपास में लगभग सभी का आया, जिनका मैं कॉपी चेक किया हूँ उनमें से 33 तुम्हारे ही आए और आयुष के आए, ठीक है। लेकिन पेपर ऐसा था 36 आउट ऑफ 36 आ सके। ठीक है, पेपर बहुत इजी था, मतलब हाँ। चलो अब इसमें मैं एक क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, अगला जो पेपर होगा उसमें मार्क्स लेके आ देना। अगला जो पेपर होगा उसमें सभी लोग अच्छे परफॉर्म करें, जो नेक्स्ट संडे को होगा, और यही चैप्टर रहेगा, ठीक है। इस बार रेजिस्टेंस वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, इसलिए सभी लोग अच्छे से प्रिपेयर्ड हो जाना। करंट इलेक्ट्रिसिटी वहां तक आएगा जहां तक इस सैटरडे को मैं पढ़ाऊंगा, इस सैटरडे तक जहां तक होगा वो अगले संडे पूछा जाएगा, मतलब इसी संडे, जो सैटरडे के बाद जो संडे आएगा उसमें टेस्ट होगा, सैटरडे तक का सिलेबस आएगा। तो देखो एक क्वेश्चन था जिसमें मैक्सिमम लोग गलत किए थे, V इक्वल्स टू IR होता है, ठीक है ना, V इक्वल्स टू IR होता है। अब क्वेश्चन में था कि अगर हम पोटेंशियल को चेंज करें या करंट को चेंज करें तो रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट आएगा, तो इसका आंसर होता है रेजिस्टेंस पे नो इफेक्ट, नो चेंज होना चाहिए, क्योंकि रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है, तुम करंट को बढ़ाओगे वोल्टेज बढ़ जाएगा। जो लोग सही किए हैं ठीक है, जो लोग गलत किए हैं वो ध्यान रखें इस क्वेश्चन को कि रेजिस्टेंस पे कोई इफेक्ट नहीं आता है, चाहे हम वोल्टेज को बढ़ाएं या करंट को बढ़ाएं या घटाएं। रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे, लेंथ पे और एरिया पे, ठीक है। ये जो लोग गलत किए हैं वो लोग ध्यान रखेंगे, बहुत बेसिक क्वेश्चन है जिसमें लोग इसलिए कंफ्यूज होते हैं कि हमें यहाँ से दिख रहा है ना V इक्वल्स टू IR, दो बार इक्वेशन लिख के डिवाइड करोगे रेजिस्टेंस डबल या हाफ आ जाएगा, ठीक है, रेसिप्रोकल। हाँ बताओ, अब ये देखना होगा पेपर में किसका कहाँ पे कटा है, शायद कोई कहाँ पे ये, हाँ नहीं ये क्वेश्चन कुछ गलत था, ठीक है। पेपर अब देखो मैं सुन लो, पेपर से रिलेटेड बता रहा हूँ। पेपर जो आएगा तुम्हारा 12th का, वो ऐसा नहीं आएगा, इतना इजी पेपर नहीं आएगा, ठीक है। ये तो मैं इसलिए दिया था, ऐसा मुझे लगता था कि तुम लोग उतने सीरियस नहीं हो, लेकिन सभी लोग टेस्ट दिए, इससे पता चल गया सभी लोग सीरियस है। तो नेक्स्ट पेपर अच्छा आएगा, उसमें परफॉर्म करना और फिर मार्क्स का बात करना, ठीक है। इतना मैं कभी ऐसे ही मुस्कुराते रहना चाहिए। ठीक है, चलो इसमें, अरे शांत है, खुद खाना बना। नेक्स्ट लिखो, इसके आगे है और कोई उपाय नहीं है, इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक लिखो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखवा रहा हूं इससे रिलेटेड। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है ये, एनसीईआरटी एग्जाम्पल 3.3 नहीं 3.2 होगा, एनसीईआरटी एग्जाम्पल 3.1 का ए, जो पहला एग्जाम्पल है वो इस टॉपिक से रिलेटेड है। इसमें क्वेश्चन में दिया गया है ड्रिफ्ट वेलोसिटी दिया गया है 1.0 इंटू 10 का पावर -7, अच्छा ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है। क्वेश्चन चाहो तो तुम लोग देख सकते हो 3.1A एनसीईआरटी का, ठीक है। एरिया दिया गया है 1.0 इंटू 10 का पावर -7 मीटर स्क्वायर, करंट दिया गया है 1.5 एम्पियर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमें निकालना है। क्वेश्चन में गिवन है डेंसिटी ऑफ कॉपर, याद रखिए डेंसिटी और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में अंतर होता है। डेंसिटी ऑफ कॉपर गिवन है 9 इंटू 10 का पावर 3 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है, ये डेंसिटी ऑफ कॉपर है। और एटॉमिक मास कॉपर का पता होगा सभी को, कितना होता है एटॉमिक मास कॉपर का, 63.5 होता है, ठीक है, 63.5 यूनिट। यू का मतलब एटॉमिक मास यूनिट भी हम बोल सकते हैं या फिर नॉर्मल यू हम बोलते हैं। ये तो हो गया एटॉमिक मास गिवन है, और साथ में क्वेश्चन में गिवन है assume that each copper atom
contributes one free electron। ये क्वेश्चन में गिवन है और हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी बताना है। सभी लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करें, कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन में गिवन है क्रॉस सेक्शनल एरिया गिवन है 1.0 इंटू 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर, करंट दिया गया है 1.5 एम्पियर, 1.5 है ये, और ये 1 ही लिख दे रहा हूँ सीधा, 1 इंटू 10⁻⁻7, 1.5 है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमें निकालना है। डेंसिटी ऑफ कॉपर दिया गया 9 इंटू 10⁻3, एटॉमिक मास 63.5 गिवन है, और साथ में बोला है कि हर एक कॉपर एटम, देखो एज्यूम दैट ईच कॉपर एटम कंट्रीब्यूट्स वन फ्री इलेक्ट्रॉन, मतलब जितने भी कॉपर एटम होंगे यहाँ पे वो कितना इलेक्ट्रॉन फ्री डोनेट कर रहा है, वन फ्री इलेक्ट्रॉन, मतलब हर एक कॉपर एटम वन फ्री इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी बताना है। सभी लोग ट्राई करें इस क्वेश्चन को। हाँ, लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है। अब देखो इसका मैं बता रहा हूँ, वीडी का जो फॉर्मूला होता है सभी लोग को याद होगा, हमें वीडी निकालना है। करंट दिया गया है, एरिया दिया गया है और डेंसिटी से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन दिया गया, तो हम वीडी का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं। इसके लिए मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करने वाला हूँ, I = NEAVD। ठीक है, I का मतलब करंट होता है, N का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम या फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हम बोल सकते हैं। E का मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जो हमें पता होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। A का मतलब एरिया जो गिवन है क्वेश्चन में, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करना है, करंट हमें पता है। मतलब सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी निकालना है। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसे निकालते हैं, तो इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अगर निकालने के लिए आ जाए तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हम कैसे निकालेंगे, मतलब हमें n निकालना है। तो n के लिए निकालने के लिए देखो, जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब हम बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी का जब भी बात होगा तो जैसे हम डेंसिटी नॉर्मल का बात करते हैं, देखो डेंसिटी ऑफ कॉपर इज 9 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, मतलब 1 मीटर क्यूब में 9 इंटू 10⁻³ kg कॉपर है वहां। तो हम मान लेते हैं फॉर वन मीटर क्यूब वॉल्यूम, हम किसका बात करने वाले होंगे, 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम का, क्योंकि हमें यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है डेंसिटी, और डेंसिटी किसके लिए दिया जाता है, 1 मीटर क्यूब के लिए दिया जाता है। और मतलब 1 मीटर क्यूब अगर वॉल्यूम है तो मास कितना है, 9 इंटू 10⁻3। तो हम इसका यूज करने वाले होंगे यहाँ पे। n का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम हम बोल सकते हैं, याद कराया था वहां पे। n का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये हम बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे हमने तो पता कर लिया यूनिट वॉल्यूम मतलब 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम होगा। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, इसको पता करने के लिए थोड़े अच्छा से हमें समझना होगा कि देखो हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकाल सकते हैं। तो एक इंफॉर्मेशन है, ईच कॉपर एटम, हर एक कॉपर एटम 1 फ्री इलेक्ट्रॉन देता है। अब कितने कॉपर एटम है वो हम कैसे निकाल सकते हैं, तो हमें गिवन मास कितना है, 9 इंटू 10⁻3 और मॉलिक्यूलर मास दिया गया है 63.5। तो हम इसका यूज करेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए। नीचे तो 1 मीटर क्यूब आ गया, ऊपर हम क्या करेंगे, देखो 9 इंटू 10⁻3। अब ये केजी में है, केजी को हम ग्राम में कर लेते हैं। क्यों ग्राम में करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि नीचे 63.5 को हम ग्राम में लिखते हैं, 63.5।
ये तो आ गया नंबर ऑफ मोल्स। ऊपर का ध्यान है, ये जो लिख रहा हूं मैं 9 इंटू 10⁻³ इंटू 1000, ये क्यों लिख रहा हूं? देखो 1 मीटर क्यूब में कितना मास कॉपर का अवेलेबल है, 9 इंटू 10⁻³। तो हमने ये टोटल मास लिखा, इस केजी को ग्राम में कन्वर्ट किया इसलिए 1000 लिखा। अब याद करो मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो गिवन मास ये और मॉलिक्यूलर मास 63.5 या फिर एटॉमिक मास हम बोल सकते हैं। इनटू करेंगे 6.022 इंटू 10⁻23, 6.022 इंटू 10⁻23। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जितने मोल्स हैं उसको अगर हम नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगाड्रो नंबर से, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स आ जाएगा। और उसको हमने 1 मीटर क्यूब से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ जाएगा। इस वाले पॉइंट में बताओ, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। ऐसे पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी निकालने के लिए मोल्स हम कैसे निकालते हैं। अब देखो इसके आगे हम क्या करने वाले होंगे, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखो 10⁻³ और ये 10⁻³ टोटल 6 हो गया, और 9 इंटू 6.022 अपॉन 63.5 है। इन सब को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से आएगा 8.5 इंटू 10⁻28 पर मीटर क्यूब। पर मीटर क्यूब क्यों? क्योंकि ऊपर वाले का कोई यूनिट नहीं है, देख लेना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का कोई यूनिट नहीं, लेकिन नीचे जो मीटर क्यूब है इसके लिए मीटर क्यूब आता है। तो ये ध्यान में रहे, हर एक क्वेश्चन में जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमें क्वेश्चन में देखना होगा क्या दिया गया है। अगर डेंसिटी दिया गया है और एटॉमिक मास दिया गया तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर क्वेश्चन में बोल दिया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब n दिया गया, मतलब ये वाला वैल्यू दिया गया होगा, तो हम डायरेक्ट यूज कर रहे होंगे। तो ये हमने निकाल लिया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब इसमें सारा वैल्यू पुट कर दो। करंट दिया गया है 1.5, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमने निकाल लिया 8.5 इंटू 10⁻28। इलेक्ट्रॉन का कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻−19। एरिया दिया गया है 1 इंटू 10⁻−7, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमें निकालना है। बाकी सारा ऐसा यूनिट में। तो यहाँ से जब हम वीडी सॉल्व करेंगे तो ये वीडी सॉल्व करने के बाद आता है 1.1 इंटू 10⁻−3 मीटर पर सेकेंड, जिसको हम 1.1 मिलीमीटर पर सेकेंड लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो सॉल्व करना सभी को आता है, बस इस क्वेश्चन में हमें ये सीखना था कि हाउ टू फाइंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी निकालने के लिए अगर मोल्स हम निकाल लें, क्वेश्चन में अगर मोल्स निकाल लें तो उसको हम 1000 से इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि केजी को ग्राम में करना होगा, क्योंकि ये 63.5 का मतलब 63.5 ग्राम हम मानते हैं। और उसको एवोगाड्रो नंबर से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स आ जाएगा। अब बताओ क्वेश्चन में दिया गया है एक एटम एक फ्री इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो जितने एटम्स होंगे उतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो ये आ गया टोटल इलेक्ट्रॉन्स, और उसको जब हम मीटर क्यूब 1 मीटर क्यूब से डिवाइड देंगे तो इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ गया, जिसका हम यहाँ पे यूज किए। अभी भी इस क्वेश्चन में अगर किसी को डाउट है तो पूछ ले, नहीं तो नोट कर ले इसको। हो गया, नोट हो गया सभी का? ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, ये वाला पॉइंट तो अच्छे से ध्यान रखना, शायद तुम्हें केमिस्ट्री में पता होगा, वहां से भी कर सकते हो। अब देखो होमवर्क दे रहा हूं इससे रिलेटेड। होमवर्क में एग्जाम्पल एनसीईआरटी एग्जाम्पल 3.1 से लेके 3.6 या 5 तक है, 3.5 तक तुम्हें समझ में आ जाएगा, वो कर लेना। होमवर्क एनसीईआरटी के एग्जाम्पल से ही, ठीक है। 3.1 टू 3.5 ये सारा क्वेश्चन तुम लोगों से सॉल्व हो सकता है, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी या फिर अभी तक जो भी मैं पढ़ाया हूँ उससे रिलेटेड है। अब इसके आगे हम लोग को किरचॉफ्स के 2 रूल पढ़ने हैं, एक तो करंट रूल होता है और एक वोल्टेज रूल, और ये इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारा रेजिस्टेंस वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट था, ये भी इंपॉर्टेंट है। और साथ में ध्यान रहे
जैसे तुम ये क्वेश्चंस करोगे तो उसमें एक टॉपिक आता है कार्बन रेजिस्टेंस, ठीक है, कार्बन रेजिस्टेंस करके एक टॉपिक आता है, कार्बन रेजिस्टेंस करके टॉपिक, ये लिख लेना सभी लोग कि ये दिस इज रिमूव्ड फ्रॉम न्यू सिलेबस, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसके लिए परेशान होना है, पहले इससे क्वेश्चन भी आता था और ये टॉपिक क्लास में भी पढ़ाया जाता था और ये टॉपिक को हटा दिया गया, तो इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन भी नहीं करना है, ना ही इसका थ्योरी पढ़ना है, तो रिमूव फ्रॉम सिलेबस ये लिख लेना। कार्बन रेजिस्टेंस करके होगा, कलर कोडिंग बोलते हैं इसको, कलर कोडिंग, कलर कोडिंग वाला टॉपिक हटा दिया गया, रिमूव फ्रॉम सिलेबस। जो इसके आगे ही है, ये जो क्वेश्चन अभी मैं कराया था 3.12 उसी के आसपास में, तो कार्बन रेजिस्टेंस को रिमूव कर दिया गया। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग लिख सकते हैं किरचॉफ्स रूल। किरचॉफ्स रूल ये वाला लिख लिए होगे सभी को। अब देखो किरचॉफ्स रूल में हम लोग को दो रूल पढ़ना है, एक तो होता है किरचॉफ्स करंट, केसीएल बोलते हैं, केसीएल का मतलब किरचॉफ्स करंट लॉ, या फिर इसका एक और नाम बोलते हैं जॉनसन रूल, ठीक है। करंट का जिसमें हम बात कर रहे होंगे उससे रिलेटेड जो लॉ आता है वो बोलता है किरचॉफ्स करंट लॉ या फिर जॉनसन रूल। अब एक पॉइंट में इसमें लिखा रहा हूं, जैसे हम एक्सप्लेन ही कर दे रहा हूं यहाँ पे, फिर सेकंड वाला पार्ट हम पढ़ेंगे। जैसे मान लो जंक्शन का मतलब पहले हम समझेंगे क्या होता है। जैसे मान लो एक पॉइंट है जहाँ पे बहुत सारे करंट वायर्स आ रहे हैं, जैसे मान लो ये और यहाँ से निकल भी रहे, ऐसे जैसे हम स्टेशन बोलते हैं ना जिसपे ट्रेन आ भी रहा होगा और यहाँ से जा भी रहा होगा, तो वैसा ही कुछ ये जंक्शन हम बोलते हैं। जैसे हम देखते हैं हरिद्वार जंक्शन वैसा जो लिखा रहता है वही सेम पार्ट है, यहाँ पे करंट आ भी रहा है और यहाँ से करंट जा भी रहा है। मान लेते हैं ये I1 है, यहाँ से एक और आया I2, ये I3, ये I4 और ये I5। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि जब भी ऐसा कोई जंक्शन बनना होगा, जंक्शन कहने का मतलब होता है जहाँ पे दो या दो से अधिक करंट वायर्स आ रहे होंगे, करंट वायर आने का मतलब करंट उससे फ्लो हो रहा होगा, और यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट्स होंगे दो या दो से अधिक वायर्स का, तो ऐसा कुछ दिखेगा हमारा जंक्शन। तो जंक्शन पे किरचॉफ करंट लॉ या फिर जंक्शन रूल क्या बोलता है, एट एनी जंक्शन, किसी भी जंक्शन पे जहां पे करंट फ्लो हो रहे होंगे, सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं टोटल करंट इज इक्वल टू जीरो। अब उसमें क्या ध्यान रखना होगा कि जो करंट आ रहे होंगे उसको पॉजिटिव लेंगे और जो करंट जा रहे होंगे उसको नेगेटिव लेंगे। जैसे देखो यहाँ पे ये जंक्शन है, इस पे I1 आ रहा है, कैसे पता चला, एरो बता रहा है कि I1 I2 I3 इस जंक्शन की ओर आ रहा है, I4 और I4 इस जंक्शन से दूर गया है। तो यहाँ पे किरचॉफ्स करंट लॉ या फिर जंक्शन रूल क्या बोलता है, सम ऑफ ऑल द करंट एट एनी जंक्शन इज जीरो। पहला तो हम ये बोल सकते हैं एट एनी जंक्शन, स्टेटमेंट लिखवा रहा हूं यहाँ पे, एट एनी जंक्शन सम ऑफ ऑल द करेंट्स, ऑल द करेंट्स कहने का मतलब इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों, इनकमिंग जो आ रहा होगा और आउटगोइंग जो जा रहा होगा, सम ऑफ ऑल द करेंट्स इज जीरो। सारे करंट का जो एडिशन होगा वो क्या आने वाला है, जीरो। इसको मैथमेटिकल फॉर्म में चाहे तो हम ऐसे लिख सकते हैं, मैथ्स वाले को ये टर्म अच्छे से समझ में आता है, समेशन के लिए हम यूज करते हैं, समेशन ऑफ ऑल द करेंट्स इज इक्वल्स टू जीरो एट एनी जंक्शन, किसी भी जंक्शन पे सारे करेंट्स का समेशन जीरो होता है। जैसे देखो I1 I2 I3 आ रहा है इस जंक्शन पे, तो हम आने वाले को पॉजिटिव कंसीडर कर लें या फिर जाने वाले को पॉजिटिव, किसी एक को हम एक फिक्स डायरेक्शन देते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे I1 I2 I3 आ रहा था, तो I1 प्लस में प्लस I2 प्लस I3 ये हो गया। अब I4 जा रहा है तो जाने वाले के लिए मान लेते हैं नेगेटिव, तो माइनस I4 माइनस I4, ये टोटल का जो समेशन होगा वो किसके इक्वल होगा, जीरो। कौन दिया बताया था, ये किरचॉफ्स ने स्टेटमेंट बताया था जिसमें बताया था कि किसी भी जंक्शन पे सम ऑफ ऑल द करेंट्स प्रोवाइडेड विद साइन, आने वाले को पॉजिटिव ले लो जाने वाले को नेगेटिव, तो प्लस I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 माइनस I5 इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से क्या आ सकता है, देखो I1 प्लस I2 प्लस I3
इक्वल्स टू चाहे तो हम लिख सकते हैं I4 प्लस I4, ठीक है, ये भी हम लिख सकते हैं। ऐसे कि कोई भी करंट हो सकता है, कितने भी वैल्यू हो सकते हैं, करंट के नंबर से हमें मतलब नहीं है, मतलब ये सम ऑफ इनकमिंग करंट इक्वल्स टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट होना चाहिए, वो भी यहाँ से समझ सकते हो। पहला तो स्टेटमेंट है सम ऑफ ऑल द करेंट्स इज जीरो एट एनी जंक्शन, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं इस लाइन से, देखो सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल्स टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट का सम ऑलवेज इक्वल होगा, जैसे भी बोलो दोनों का मतलब सेम होता है, तो हम और करके लिख सकते हैं सम ऑफ इनकमिंग करंट, इनकमिंग मतलब आने वाला, सम ऑफ इनकमिंग करंट इक्वल्स टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट, ये लिख सकते हैं। तो ये पहला स्टेटमेंट, आउटगोइंग करंट, ये पूरा कंप्लीट कर लेना, सम ऑफ इनकमिंग करंट इक्वल्स टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट, ये किरचॉफ्स करंट लॉ पहला। अब इसमें समझो बात, अगर हम लोग यहाँ से देखें तो करंट को हम क्या लिखते हैं, dq/dt लिखते हैं, या फिर चार्ज अपॉन टाइम। तो चार्ज का जो समेशन होता है, चार्ज का कंजर्वेशन होता है, मतलब याद रखना है किरचॉफ्स करंट रूल या फिर जंक्शन रूल में देयर इज ओनली कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, देयर इज ओनली कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये ध्यान रखना है। कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है कि किरचॉफ्स जो करंट लॉ है या फिर जंक्शन रूल है वो किसको सजेशन देता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज या फिर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो हम वहां पे बताएंगे कि जंक्शन रूल या फिर किरचॉफ्स करंट लॉ या फिर केसीएल कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को वैलिड करता है, कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहने का मतलब चार्ज जितना पहले था उतना ही बाद में होगा, तो वो बताता है देयर इज ओनली कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो ये इसका स्टेटमेंट है या फिर इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन, बाकी हम क्वेश्चन करेंगे तो वहां पे समझ में आएगा। हो गया, लिख लिए सभी कोई? अब देखो ये तो पहला था किरचॉफ्स करंट लॉ, मतलब जंक्शन रूल से रिलेटेड बात था इसमें, मतलब जितने करंट आ रहे होंगे उतने जा रहे होंगे। अब सेकंड है इसमें किरचॉफ्स वोल्टेज रूल। अब देखो जो सेकंड पार्ट है इसमें किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, या फिर हम इसको बोल सकते हैं वोल्टेज लॉ, इसका एक और नाम होता है लूप रूल। किसी भी लूप कहने का मतलब होता है जहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं वहां पे फिर से पहुंच जाए तो उसको लूप बोलते हैं। तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ और लूप रूल, इसको समझने के लिए सबसे पहले मैं एक सर्किट बना रहा हूं और इस सर्किट को समझते हैं। जैसे मान लो इसमें एक दो रजिस्टेंस है, ठीक है, ऐसा कुछ है, ठीक है, इसका बैटरी का वोल्टेज V मान लेते हैं, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है इसको R1 और इस रेजिस्टेंस को R2। तो अभी जो मैं पॉइंट बोल रहा हूँ इसको सबसे अच्छे तरीके से याद रखना है कि जब ऐसा कोई भी सर्किट कंप्लीट सर्किट होता है, मान लो यहाँ पे स्विच भी है या फिर नहीं भी हो तो भी, अगर किसी सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है कहने का मतलब वो कंप्लीट सर्किट है। और करंट कहाँ से कहाँ फ्लो होता है, करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो हम करंट का यहाँ पे डायरेक्शन जान गए, पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव पे आएगा। तो जब भी
हमें करंट का डायरेक्शन पता होता है और रेजिस्टेंस R1 R2 ऐसा कोई भी रेजिस्टेंस गिवन होगा तो रेजिस्टेंस में जहां पे करंट एंटर करेगा उसको हम पॉजिटिव साइन दे देंगे और जहां से करंट एग्जिट कर रहा होगा, जहां से निकल रहा होगा, उसको हम नेगेटिव साइन देंगे। फिर अगर हम यहाँ पे आते हैं तो रेजिस्टेंस R2 में जैसे देखो यहाँ से करंट ऐसा जाएगा, यहाँ पे करंट ऐसा कुछ, तो यहाँ से एंटर कर रहा है, एंटर मतलब पॉजिटिव, और जहां से निकल रहा होगा वो नेगेटिव, और फिर से करंट ऐसा आएगा और वो इसमें एंटर मारेगा। तो हम रेजिस्टेंस पे पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे शो कर रहे हैं वो तुम्हें ध्यान रखना है। अब देखना, कई बार ऐसा होता है कि बुक्स में कुछ और लिखा होता है या फिर बहुत टीचर भी इसको अलग तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। तो किसी एक तरीके से जैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो ऐसा मान के चलो कि तुम लोग ये चैप्टर या फिर ये वाला एक्सप्लेनेशन कहीं नहीं पढ़े होंगे, तो जैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वैसे समझ में आ जाएगा। फिर कहीं दूसरे बुक में कुछ और देखोगे तो तुम्हें वो भी समझ में आएगा, अगर तुम्हें एक प्रोसेस अच्छे से आता है तो इसको मैसअप नहीं करना है दूसरे के नोट्स को देख के। बस ये ध्यान रखना है कि जो हम सीख रहे हैं उसके मेथड से हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बुक्स में अलग ढंग से बताया जाता है, कहीं पे और भी ढंग, जैसे तुम्हें पता होगा लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का 2-3 तरीका है, तो वैसे ही इसको सॉल्व करने का जो तरीका है 2-3 है, उसमें से एक तरीका हमें सीखना है, उससे सारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो इससे करंट एंटर कर रहा था, जहां पे करंट एंटर करेगा वो पॉजिटिव होगा और जहां से निकलेगा वो नेगेटिव होगा। मान लो ये रेजिस्टेंस है और इसमें करंट ऐसे एंटर कर रहा है, तो जहां से करंट एंटर करेगा वो वाला पॉजिटिव और जहां से निकलेगा वो नेगेटिव, ऐसा कुछ हम बता सकते हैं, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। तो ये ध्यान में रखना है, जहां से करंट एंटर करे वो पॉजिटिव और जहां से निकले वो नेगेटिव। अब हम बात करते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ या फिर लूप रूल कहने का मतलब क्या होता है। तो लूप कहने का मतलब क्या है, मान लो हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ से ऐसे चले, यहाँ पे आए, यहाँ पर आने के बाद यहाँ पे पहुंचे और यहाँ से निकलने के बाद फिर से यहाँ पे पहुंच गए। तो whenever there is complete circuit, it is also known as loop. लूप कहने का मतलब जहां से चल रहे वहां पे फिर से पहुंचना है, चाहे वो रेक्टेंगल फिगर दिखे, सर्कल दिखे, कैसा भी फिगर दिखे। हमें ऐसा भी फिगर दिखेगा जो हम नहीं जानते हैं पहले से, फिर भी अगर जहां से चल रहे हैं वहां पे पहुंच गए, उसका मतलब लूप होता है। ठीक है। अब किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ कहने का मतलब क्या है? किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ कहने का मतलब होता है कि समेशन ऑफ all the potential, summation of all the potential and potential drop, summation of all the potential and potential drop must be zero. किसका किसका समेशन बोल रहा हूं, देखो, समेशन ऑफ ऑल द पोटेंशियल, पोटेंशियल मतलब बैटरी, और पोटेंशियल ड्रॉप का मतलब अभी एक्सप्लेन मैं करूंगा। पोटेंशियल और पोटेंशियल ड्रॉप का जो समेशन होगा वो किसके इक्वल होना चाहिए? 0 के इक्वल होना चाहिए। तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या बोलता है? समेशन ऑफ ऑल द पोटेंशियल एंड पोटेंशियल ड्रॉप मस्ट बी 0। इसको हम मैथमेटिकली समझते हैं। समेशन का मतलब हम कुछ ऐसा साइन लेते हैं, किसका किसका? समेशन ऑफ ऑल द पोटेंशियल, पोटेंशियल कहने का मतलब बैटरी का जो वोल्टेज है V वो, ठीक है। समेशन ऑफ ऑल द पोटेंशियल एंड पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल ड्रॉप कहने का मतलब होता है, ड्रॉप का मतलब डिक्रीज करना, और क्या डिक्रीज हो रहा है? पोटेंशियल। वो कब डिक्रीज होता है? जब बैटरी से करंट निकल के रेजिस्टेंस के थ्रू जाता है। तो यहाँ पे जो ड्रॉप आता है वो कितना ड्रॉप आएगा? वो होता है I इंटू आर। वोल्टेज का ड्रॉप कितना होगा? करंट इंटू रेजिस्टेंस करेंगे तो वो वोल्टेज का ड्रॉप होगा, और ड्रॉप का मतलब माइनस साइन, तो ये किसके इक्वल होगा? 0। मतलब समझो, समेशन ऑफ ऑल द पोटेंशियल, जितने बैटरी लगे होंगे उन सारे का पोटेंशियल, और उसमें से पोटेंशियल ड्रॉप को हम घटाएंगे और उसका समेशन ऑलवेज कितना होगा? 0 के इक्वल आएगा। ये बात हमें ध्यान रखना है। तो ये इसका सेकंड स्टेटमेंट है। अब मैं वोल्टेज लॉ को यहाँ पे अप्लाई करके बताता हूँ। मान लो हम इस पॉइंट से चलना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मान लो इसको मैं 2 पॉइंट बोल रहा हूँ और यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम ऐसे चलेंगे, इसका नाम A दे रहा हूँ और इसका नाम B। तो A से हम ऐसे पूरे चलने के बाद यहाँ पे फिर से आ जाएंगे, ठीक है। हम ऐसे चले, A से चलने के बाद इस पूरे से जाने के बाद यहाँ से फिर B पॉइंट पे पहुंच जाएंगे, मतलब फिर से A पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। यहाँ से चलना स्टार्ट किया, पूरा घूमने के बाद A पॉइंट पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। ऐसा हम कर सकते हैं, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं B पॉइंट से चलना स्टार्ट किया और फिर B पे पहुंच गए, या फिर किसी एक पॉइंट से चलना स्टार्ट किए और वहां पे हम वापस फिर से पहुंच जाए। ऐसा हम करने वाले होते हैं, इसलिए हम इसको लूप बोलते हैं। तो देखो मैं यहाँ पर से चलना स्टार्ट करता हूँ, इस कॉर्नर से। तुम लोग भी ट्राई करना कि जब भी हम ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करें तो हम किसी एक कॉर्नर से चलना स्टार्ट करेंगे।
अब सबसे पहले इस सर्किट को अगर हम देखें तो इस सर्किट में एक ही बैटरी है, एक ही बैटरी दिख रहा है और उसका वोल्टेज गिवन है, कितना दिया गया है, V वोल्ट का बैटरी। तो इस V वोल्ट को हम क्या करें, सारे V को यहाँ पे दे दें और सारे जीरो को हम यहाँ पे दे दें। इसमें से मैं की को भी रिप्लेस कर दे रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। जैसे ये बैटरी था, बैटरी मान लो 5 वोल्ट का है, तो ये वाला जो बैटरी है इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितने का है, 5 वोल्ट। अब चाहो तो मैं सारा 5 यहाँ पे दे दूं और 0 यहाँ पे रख दूं, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस देखो 5 माइनस 0 अभी भी कितना आएगा, 5। वैसे ही हम V वोल्ट का बैटरी देखते, हम सारा प्लस वाला इसको दे दें तो यहाँ पे कितना होगा, 0। अब देखो करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फ्लो हो रहा है, तो हम ऐसे इसको डिनोट कर सकते हैं। अब मान लो हम A से चलना स्टार्ट करें और फिर से A पे पहुंच जाए, तो A से चलना स्टार्ट किया, हमें क्या क्या ध्यान रखना है, जब भी बैटरी आएगा तो बैटरी का साइन लिखते हैं और दूसरा रेजिस्टेंस का साइन। तो देखो बैटरी में हम देखते बता सकते हैं कौन सा पॉजिटिव टर्मिनल है और कौन सा नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव टर्मिनल है। रेजिस्टेंस में हम याद कर लिए कि पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव में करंट जाता है, तो हम यहाँ से चलना स्टार्ट किए, यहाँ से गए, यहाँ पे जब पहुंचे, जैसे ही रेजिस्टेंस आया यहाँ पे वोल्टेज का ड्रॉप होगा। ड्रॉप कहने का मतलब ऐसा समझ लो, वोल्टेज हम लिखेंगे यहाँ पे इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस तो कितना लिखेंगे, V इक्वल टू I इंटू R1 लिखेंगे, इसके अक्रॉस कितना लिखेंगे, I इंटू R2। अब यहाँ से हम चलना स्टार्ट किए, हमें पहले प्लस मिला, हम ध्यान रखेंगे बाद वाले साइन को, तो बाद वाला साइन क्या है, नेगेटिव, तो हम क्या लिखेंगे, माइनस, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितने का होगा, I इंटू R1। फिर आगे बढ़े, बाद में साइन मिला नेगेटिव, नेगेटिव लिखेंगे, माइनस I इंटू R2। फिर यहाँ से यहाँ चलते आगे, अब यहाँ वाले को हम मान लिए हैं 0, इस वाले को, तो 0 को नहीं लिखो या लिख लो 0, ठीक है, माइनस 0 और प्लस, जब हम इस साइड आएंगे तो बैटरी का टर्मिनल कितना बोलेगा, प्लस B इक्वल टू 0, समेशन ऑफ ऑल द पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप, तो ये दोनों पोटेंशियल ड्रॉप और ये पोटेंशियल, सबका समेशन कितना आएगा, 0। तो ये दोनों क्या है, पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल ड्रॉप, और ये क्या था, पोटेंशियल था, ये V क्या था यहाँ पे, पोटेंशियल, समेशन ऑफ ऑल द पोटेंशियल एंड पोटेंशियल ड्रॉप इक्वल्स टू कितना आएगा, 0। तो इस इक्वेशन से हम चाहे तो करंट का वैल्यू निकाल सकते हैं या जो भी अननोन रहेगा यहाँ पे वो हम निकाल सकते हैं। तो इसको अच्छे से समझो और नोट कर लो सभी को, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे। और किसी को इसमें डाउट है तो पूछ ले। हो गया, लिख लिए। इसमें हम एक पॉइंट और याद रखेंगे, केवीएल में इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। वो चार्ज था, केसीएल किस पे था, चार्ज, और केवीएल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये ध्यान रखना है, इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब देखो एक क्वेश्चन इस पे करवा रहा हूँ, इसको एक्सप्लेन करने के लिए कैसे हम लूप रूल अप्लाई करते हैं। तो याद रखना ये वाला जो पॉइंट है, समेशन ऑफ ऑल द पोटेंशियल एंड पोटेंशियल ड्रॉप मस्ट बी 0, ये किसी भी लूप के लिए वैलिड है। लूप रूल ही हम बोल रहे हैं तो इसलिए लूप के लिए वैलिड होता है।
और लूप का मतलब मैं समझा दिया, जितने भी ऐसे क्लोज फिगर बन रहे होंगे वो सारे लूप्स होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, और ये वाला एग्जांपल एनसीईआरटी में गिवन है जो अभी मैं कर रहा हूँ। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि यहाँ पे एक 30 ओम रजिस्टर है, यहाँ पे 80 वोल्ट गिवन है, रजिस्टेंस 1 ओम है, यहाँ पे 20 ओम है, ये 45 वोल्ट है, यहाँ पे दिया गया है 1 ओम, ये वाला है 40 ओम और ये वाला है 30 ओम। हमें इस वाले सर्किट में अप्लाई केवीएल इन लूप्स, अप्लाई केवीएल इन लूप्स। जितने भी लूप यहाँ पे दिख रहे होंगे उन सारे में हमें केवीएल अप्लाई करना है। तो पहले तो हम समझेंगे कि ऊपर वाला जो लूप है, देखो ऊपर वाला 30 ओम रेजिस्टेंस गिवन है, नीचे वाले बीच वाले लाइन में 40 ओम है, फिर 1 ओम है और 45 वोल्ट का बैटरी, उसके नीचे में 20 ओम रेजिस्टेंस है, 1 ओम रेजिस्टेंस है और 80 वोल्ट का बैटरी, ये वाला है। और हमें किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ लगाना है और साथ में केसीएल का भी यूज पड़ेगा। बेसिकली ये जो सर्किट होता है ऐसा, ये सारा हम यूज करते हैं करंट का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो हम यहाँ पे केसीएल केवीएल दोनों देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन में लिख लेना यहाँ पे ऑल्सो अप्लाई केसीएल, ऑल्सो अप्लाई केसीएल, केवीएल एंड ऑल्सो अप्लाई केसीएल एट जंक्शन। केसीएल कहाँ पे लगता है? जंक्शन पे, और केवीएल लगेगा लूप में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बता दूं तुम लोगों को कि कितने लूप है। लूप कहने का मतलब होता है कंप्लीट क्लोज फिगर। तो देखो एक लूप तो ये हो जाएगा, यहाँ से अगर मैं स्टार्ट करूँ तो ऐसे जाने के बाद यहाँ पे पहुंच जाऊंगा, तो एक लूप ये हो गया। दूसरा लूप ये हो सकता है, ये वाला, चाहे तो जैसे हमें चलाना हो हम चला सकते हैं। तो यहाँ पे मान लो एक लूप ये वाला है, यहाँ से आएगा और ऐसा ऐसे होके चला जाएगा, तो दूसरा लूप हम ये बोले। इसका डायरेक्शन का मतलब ही समझाऊंगा अभी तो हम समझ रहे हैं इस फिगर में कितने लूप है। तो एक लूप ये ऊपर वाला हो गया, एक लूप ये नीचे वाला हो गया, और तीसरा लूप कौन है? देखो ये वाला लूप, ऊपर ऊपर हम अगर चले तो ये भी एक लूप हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे नाम दूं A B C D, इस पॉइंट का E दे दूं नाम, F G H, ऐसा नाम दे रहा हूं सिर्फ, ठीक है। तो अगर लूप का हम बात करें तो एक लूप कौन सा दिख रहा है? देखो A B C D E A, लूप का नाम क्या है? A B C D E A। जहां से स्टार्ट कर रहे हैं वहां पे फिर से पहुंचने का मतलब ही लूप होता है। तो A से B, B से C, C से D, D से E और E से A, एक लूप हो गया फर्स्ट लूप। सेकेंड लूप देखो, सेकेंड लूप क्या बोल सकते हैं? A E D H G F A। सेकेंड लूप क्या है? A E D H G F A, ये वाला बोल सकते हैं सेकेंड लूप। यहां से स्टार्ट करो A E D H G F A। थर्ड लूप देखो, थर्ड लूप क्या हो सकता है? ये बड़े वाला F A B C D H G F। जहां से स्टार्ट करें वहां फिर से पहुंच जाए, F A B C D H G F। ये तीन लूप है यहाँ पे, ठीक है। इस तीनों लूप में हम केवीएल अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा। लूप को आइडेंटिफाई करना बहुत इजी होता है। हम लूप का मतलब सीधा समझते हैं, जहां से स्टार्ट कर रहे हैं वहां पे फिर से पहुंचना ही क्या कहलाता है? लूप। तो इसमें तीन लूप पॉसिबल है। अब हम यूज कौन सा करेंगे वो हम पे डिपेंड कर रहा है। इन तीनों में से कोई का भी हम यूज कर सकते हैं, डिपेंड ऑन द रिक्वायरमेंट। जो भी रिक्वायरमेंट होगा वहां पे उसके अकॉर्डिंग हम लूप यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें अगर हम जंक्शन देखें, जंक्शन कहने का मतलब क्या होता है? जंक्शन कहने का मतलब होता है कि ऐसा पॉइंट जहां पे दो या दो से अधिक वायर हैं। तो देख लो तुम लोग इस सर्किट में, यहाँ पे एक ही वायर है जो ऐसा गया ऐसा चला गया,
यहाँ भी ऐसा ही कुछ, यहाँ भी ऐसा, यहाँ भी ऐसा। बट ए और डी पॉइंट को देखोगे तो ए पॉइंट पे एक वायर ये है, दूसरा वायर ये है और तीसरा वायर ये है। अगर डी पॉइंट को देखेंगे तो एक वायर ये, दूसरा वायर ये और ये तीसरा पॉइंट। तो ए एंड डी आर जंक्शन। ये समझ में आ रहा होगा, ए और डी को हम क्या बोल रहे होंगे, जंक्शन। ए पॉइंट जंक्शन है, ये लाइन, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन। डी वाला पॉइंट ये जंक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ पे ऊपर से एक वायर आ रहा है, ये वाला एक वायर है और नीचे भी एक वायर है, तो दो जंक्शन इसमें पॉसिबल है। बाकी कोई भी जंक्शन नहीं है। देखो यहाँ पे भी 2 पॉइंट है, यहाँ भी 2 पॉइंट, इन सभी जगह पे 2 पॉइंट। तो जंक्शन ए और डी है, लूप ये 3। तो पहले तो हमें ये समझना होगा कि कहाँ पे हम लूप रूल यूज कर सकते हैं और कहाँ पे जंक्शन। जंक्शन पे क्या बोला जाता है, करंट का समेशन 0 के इक्वल होता है, और लूप में वोल्टेज और वोल्टेज ड्रॉप या फिर पोटेंशियल और पोटेंशियल ड्रॉप कितना होता है, 0। तो इन सभी का हम यूज करने वाले हैं इस क्वेश्चन में। इसको नोट कर सकते हैं सभी लोग, जंक्शन और इस वाले पॉइंट को। अब देखो इसमें हमें क्या ध्यान रखना है, जैसे इस वाले सर्किट को तुम देखोगे तो अभी तक हम जितना भी सर्किट देखे उस सर्किट में हमें ये पता था कि हमारे पास एक ही बैटरी रहता था, लेकिन इस सर्किट में देखोगे एक बैटरी ये है और दूसरा बैटरी ये। तो अब हम करंट को कैसे हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फ्लो करा सकते हैं। तो ऐसा है कि अगर मान लो हम मान लेते हैं कुछ कि हाई पोटेंशियल ये है और लो पोटेंशियल वो कोई और पॉइंट, तो वो गलत कभी नहीं हो सकता। हम जो मानेंगे वो भी सही है और जो रियलिटी में होगा वो भी सही होगा। अगर हमारा डिफरेंस आएगा तो आंसर नेगेटिव में आएगा और मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो जैसे देखो यहाँ पे 80 वोल्ट है और यहाँ पे 45 वोल्ट। मान लेते हैं 80 वोल्ट से करंट ऐसे निकलेगा, तो करंट ऐसा कुछ जाएगा और ऐसे घूम के वापस आ जाएगा। और दूसरा, अगर यहाँ पे देखे पॉजिटिव टर्मिनल ये है और नेगेटिव ये, तो पॉजिटिव से करंट निकल के फिर से लूप में आ जाएगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ से करंट जा रहा है और इसमें भी गया है और इसमें भी गया है, ठीक है। ऐसा क्यों, देखो अगर करंट हम नीचे देंगे तो ये एरो से हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल हो जाएगा, और यहाँ पे एरो दे रहे हैं तो करंट निकल रहा है, और मान लेते हैं इसमें भी करंट गया, ठीक है। अब इन सब का भी नाम वैसे ही दे दे रहा हूं जैसे इस फिगर में दिया गया है। यहाँ पे बोला गया है I1, इसमें बोला गया है I2 और इसमें बोला गया है I3। ये हमारा एजम्पशन होता है, हम कुछ भी मान सकते हैं यहाँ पे। ऐसा नहीं कि जो क्वेश्चन में दिया गया है वो, अगर क्वेश्चन में कोई डेटा दिया गया है तब तो ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। नहीं दिया गया तो हम खुद से I1 I2 I3 किसी को भी मान सकते हैं। अब देखो हर एक लूप में हर एक जगह पे करंट हमें पता है, मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं इस वाले लाइन को ना, यहाँ से यहाँ वाले लाइन को हम बोलते हैं ब्रांच। ब्रांच कहने का मतलब होता है लूप का कोई भी एक पार्ट को हम ब्रांच बोल सकते हैं, उसमें रेजिस्टेंस, स्विच या बैटरी वगैरह होता है। तो देखो हर एक ब्रांच में हमें करंट पता है। यहाँ से I2 गया, इसमें I2, इसमें I2, यहाँ पहुंच गया, इस वाले में I3 है, इस वाले में I1 है, तो हमें सारे जगह पे पता है। तो सबसे पहले अगर ए पॉइंट पे, एट ए पॉइंट, अगर हम यहाँ पे जंक्शन रूल लगाएंगे तो जंक्शन रूल क्या बोल रहा है, देखो I3 जा रहा है, I1 निकल रहा है, I2 निकल रहा है, तो I1 प्लस I2 किसके इक्वल होगा, I3 के इक्वल होगा। कैसे, सम ऑफ इनकमिंग करंट इक्वल्स टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। तो इनकमिंग कौन कौन है, देखो I1 I3 आ रहा था, इनकमिंग हो गया, आउटगोइंग I1 है, आउटगोइंग I2। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, I1 प्लस I2 इक्वल्स टू I3, सम ऑफ आउटगोइंग करंट और ये सम ऑफ इनकमिंग करंट। अब देखो अगर मान लो हम इस लूप में, ये तो हो गया इसका जंक्शन का वैलिड हो गया जंक्शन रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब मान लो हम लोग यहाँ पे लूप रूल यूज कर रहे हैं। लूप रूल जैसे हम यूज कर रहे हैं तो लूप रूल को यूज करेंगे तो क्या होगा, देखो जैसे यहाँ पे जंक्शन रूल हो गया, अब हम लूप रूल का बात करते हैं। तो लूप वाले में क्या होगा, देखो हम किसी भी दो लूप को यूज कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ ये वाला लूप और ये वाला लूप। तो पहला लूप है कौन सा, ये वाला फर्स्ट लूप, ABCDEA, ये वाला लूप का हम बात करें, ए से बात करें, यहाँ पे फिर से पहुंच चुका है। इस लूप में देखो क्या क्या हो रहा है,
हम जिस पॉइंट से बात कर रहे हैं वहां से स्टार्ट करेंगे और फिर से उसी पॉइंट पे आएंगे। मतलब हम ए से बात कर रहे हैं, ए पे पहुंचेंगे। ए से जब हम चलना स्टार्ट किए तो यहाँ पे रजिस्टर मिला और रजिस्टर में करंट यहाँ से एंटर हो रहा है, यहाँ से एग्जिट हो रहा है। हम साइन दे देंगे, यहाँ पे आए, बैटरी का साइन हमें पहले से पता है, नेगेटिव और पॉजिटिव। यहां से जब देखो I3 ऐसा कुछ है, मतलब I3 यहां से निकल के इधर आ रहा होगा, तो ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। तो हम यहाँ पे लूप रूल में लगाते हैं, तो I1 इंटू 30 I1 हो गया पहला वैल्यू, और माइनस में होगा क्योंकि बाद में जो साइन मिलता है वो पुट करते हैं, तो -30 इंटू साथ में जो करंट है वो होगा 30 इंटू I1। ठीक है, अब यहां से हम आगे आते हैं। बैटरी का बाद में कौन सा टर्मिनल मिला, पॉजिटिव 45, तो +45। अब इसके आगे आते हैं, इस वाले वायर में देखो करंट क्या है, डी से ए तक जो वायर है इसमें करंट कितना है, ऑलवेज I3। तो हम यहाँ पे I3 लिखने वाले होंगे और माइनस साइन के साथ, -I3 इंटू रजिस्टेंस 1 है। सभी लोग ध्यान से समझे इसको। यहां से जब हम इधर आ रहे हैं, ये जो वायर है DEA, इसमें करंट कितना है, I3, और यहां पर का रेजिस्टेंस कितना है, 1। तो हम यहां से इधर आ रहे हैं, +45 -1 इंटू I3। वोल्टेज इंटू करंट करना है, वोल्टेज मतलब करंट इंटू रेजिस्टेंस, ये करना है। करंट कितना है यहाँ पे देखो, I3, और रेजिस्टेंस कितना है, 1, और बाद में साइन क्या है, माइनस साइन। तो हमने ये रख दिया। इसके आगे बढ़ते हैं, तो बाद में साइन मिला माइनस, और यहाँ का रेजिस्टेंस कितना है, 40। तो -40 इंटू I3, रेजिस्टेंस 40 और करंट यहाँ पे I3, और फिर हम पॉइंट ए पे पहुंच चुके हैं। तो इसका कहानी फिनिश, ये वाला हो गया लूप ABCDEA का। फिर से समझ लो जिनको दिक्कत है, यहां से अगर हम चलना स्टार्ट करें, I1 करंट इससे जाएगा, बाद में क्या मिला, माइनस साइन, -30 इंटू I1, यहां तक कुछ भी नहीं है, यहां आए बैटरी मिला, बाद में साइन है प्लस का, तो प्लस देंगे, और बैटरी का वोल्टेज 45। इससे आगे बढ़े, इस वाले में करंट I3 है और रेजिस्टेंस 1 है, तो -1 इंटू I3। उससे आगे बढ़ेंगे, करंट I3, रेजिस्टेंस 40, तो -40 इंटू I3 इक्वल्स टू क्या होगा, 0। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। ठीक है, इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे, फर्स्ट मान लेंगे। अब देखो सेकंड वाला इक्वेशन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। यहां पे ये वाला लूप, ये वाला जो लूप है, AEDHGFA, कौन सा लूप है, लूप AEDHGFA। अब इस लूप में ध्यान रखना है कि हमने जो प्लस माइनस खुद से दिया था इसको हटाना होगा पहले। क्यों प्लस माइनस जो हमने खुद से दिया था उसको हटाना होगा, क्योंकि हम चलना कहां से स्टार्ट कर रहे हैं, देखो ए, उसके बाद ई जा रहे हैं, उसके बाद डी जा रहे हैं, उसके बाद एच, जी, एफ, ए। तो हम इसलिए हटाए कि अगर कहीं पे चेंज हुआ होगा तो हम चेंज कर देंगे। लेकिन इस वाले में अब देखो हम कैसे चल रहे हैं, ए से जा रहे हैं ई से जा रहे हैं डी, डी से एच, फिर जी, एफ, ए। इस वाले का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। अब देखो I3 वाला करंट तो ऐसे ही है ना, हम जा रहे हैं कैसे, AEDHGFA, तो हम जा रहे हैं जैसे वैसे ही जाएंगे, बट इसमें करंट पहले से बोला गया है I3 ऐसे है, मतलब यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, क्योंकि I3 इधर से ही तो होके इधर आया होगा, तो ये प्लस माइनस हम डेडिकेट कर चुके हैं इस पे। अब हम लूप में वोल्टेज और पोटेंशियल ड्रॉप को लिखने वाले हैं। तो हम कहां से जा रहे हैं, देखो ए से ई जा रहे हैं और ई से डी जा रहे हैं। तो ए से जब ई जाएंगे तो हमें मिला रजिस्टर, और उसका बाद वाला साइन है प्लस, तो प्लस लिखेंगे, रेजिस्टेंस 40 और करंट I3। समझ में आ रहा है, बाद में कौन सा साइन मिला, प्लस, +40 इंटू I3 लिख दिया हमने। उसके बाद रेजिस्टेंस मिला 1 ओम का, जिसका बाद में साइन है प्लस, +1 इंटू रेजिस्टेंस वाले में करंट I3 है, तो I3। इस वाले में बैटरी का बाद में कौन सा टर्मिनल मिला, माइनस का, तो लिखेंगे -45। यहां तक हो गया। अब इस वाले में देखो यहां पे रेजिस्टेंस 20 ओम है। अब इस 20 ओम को समझना होगा अच्छे से। देखो I3 जो करंट है वो D से A आया है, और A से जो करंट I2 जा रहा है वो यहां से जाके इसमें जाएगा। तो हम इसका भी बात कर लेते हैं। करंट यहां से एंटर किया, यहाँ पे प्लस टर्मिनल, यहाँ पे माइनस, फिर यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस। ठीक है, हो गया ये वाला बात। अब देखो हम चल कैसे रहे, A से E आए हैं, E से D, D से H, G, F, A। तो हम D तक का तो बात कर चुके हैं, -45। अब हम कहां से कहां पे आ रहे हैं, देखो करंट जा रहा है, इससे हमने साइन दे दिया। अब हम यहां से यहां पे आ रहे हैं, तो माइनस से हम बाद में क्या पे हैं, प्लस 20 इंटू करंट कितना है इस वाले वायर में, इस वाले वायर में करंट कितना है, I2, तो 20 इंटू I2। उसके बाद देखो यहां से यहां पे है, प्लस आएगा, और प्लस कितना आएगा, 1 इंटू I2,
और ये बैटरी का बाद में कौन सा टर्मिनल मिला, -80 इक्वल्स टू 0। ये हो गया लूप इस वाले में लगा। फिर से एक बार मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, देखो लूप हमने साइन दे दिया सारे को करंट के अकॉर्डिंग। अब हम लूप में चल रहे हैं, बाद में क्या मिला 40 इंटू करंट I3, फिर बाद में क्या मिला +1 इंटू I3, बाद में मिला -45, उसके बाद आए तो +20, बट इस वाले वायर में करंट I2 है तो 20 इंटू I2 पुट करेंगे यहाँ पे। उसके बाद है हमारे पास +1 इंटू करंट इस वाले में कितना है I2, तो 1 इंटू I2 -80 वोल्ट इक्वल्स टू 0। समेशन ऑफ ऑल द पोटेंशियल एंड पोटेंशियल ड्रॉप इक्वल्स टू 0। वहां से ये अब देखो क्वेश्चन में एक इक्वेशन ये बना था पहला फर्स्ट, इस वाले इक्वेशन का नाम दे रहा हूं सेकंड, और इस वाले इक्वेशन का नाम थर्ड दे रहा हूं। अब तुम लोग खुद से देखो यहाँ पे अननोन क्या क्या है, I1 I2 I3 अननोन है, यहाँ पे I1 I3 अननोन है, यहाँ पे I3 और I2। तो हमारे पास 3 इक्वेशन है और 3 अननोन, हम तीनों को लीनियर इक्वेशन से सॉल्व करके I1 I2 I3 का वैल्यू निकाल सकते हैं। अभी तक में बताओ कोई भी डाउट है इस वाले टॉपिक में तो बताओ। ऐसे और भी क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट क्लास में, जिससे और भी ज्यादा अच्छे से ये क्लियर होगा। बट जो भी रूल मैं बताया हूं, जब रिकॉर्डिंग तुम लोग को मिल जाएगा उसमें भी बार बार करके देखना, जहां पे जो दिक्कत होगा वो पूछ लेना। अभी सभी लोग बता दें इसमें कोई दिक्कत है तो ठीक पूछ ले, नहीं तो नोट कर ले सभी को।